यस, हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा एक लैंग्वेज शायद गलत लिखा गया। ये था क्वेश्चन, 10 ग्राम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ Cu2S एंड CuS वाज titrated with 200 ml of 0.75 MnO4 negative in acidic medium producing SO2 and copper 2 positive, copper 2 positive, ठीक है, and Mn2 positive. The SO2 was boiled off and the excess of MnO4 negative was titrated with 175 ml of 1m Fe2 positive solution. Find out the percentage of CuS in the original mixture. ये हमें फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव बना हुआ है, कॉपर 2 पॉजिटिव, तो कॉपर 1 से कॉपर 2 पॉजिटिव होगा, तो ये 2 का मतलब 1 का चेंज है, 1 का चेंज है। सल्फ़र के लिए तो हम लिख ही चुके हैं, -2 से +4, तो इसमें ऐड होगा 2, क्योंकि 1 कॉपर के लिए 1 और 2 कॉपर के लिए 2, इसका एन फैक्टर 8 होगा। और इसका एन फैक्टर +2 से +2 कोई चेंज नहीं है, 0 0, और +2 से +4 तक यानी 6, तो 6 यानी कि 6 आंसर आएगा इसका। तो ये थोड़ा सा हमने प्रिंटिंग में, ठीक है, गलती लिख दी थी। यहाँ पर कॉपर 1+ नहीं था, कॉपर 2+ था, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने वो स्टॉप किया, ठीक है, और दोबारा मैंने लैंग्वेज रिपीट किया। तो इसका एन फैक्टर 8 होगा, इसका एन फैक्टर 6 होगा, ठीक। इसमें कोई चेंज नहीं, सल्फ़र में चेंज है, लिखना चाहो तो लिखो 0, अदरवाइज़ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 6 आंसर आएगा, ठीक है इसका। चलिए, अब यहाँ रिएक्शन क्या होगा, आगे वाला रिएक्शन है MnO4 नेगेटिव आयरन 2+ के साथ एसिडिक मीडियम Mn2+ बनाएगा, 3+ बनाएगा, ठीक है। और इसका एन फैक्टर क्या होगा, 5, वो तो ऑब्वियसली होना ही है, और इसका एन फैक्टर क्या होगा, 1, 2+ से 3+, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ठीक, ध्यान से देखिए, 10, हम इसे स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं कर सकते, मतलब 10 ग्राम वाली साइड से स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें इसे बैक साइड से स्टार्ट करना होगा। इसमें क्या दिया हुआ है कि स्टार्टिंग में एक सॉल्यूशन है MnO4 नेगेटिव का जो रिएक्ट करता है, लेकिन उसका कुछ अमाउंट बच जाता है, ठीक है, क्लियर। तो हम लैंग्वेज लिख लेते हैं, ठीक, कौन किसके साथ रिएक्ट करता है। देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कि MnO4 नेगेटिव लिख दो, मैं सीधा वही लिखता हूँ, MnO4 नेगेटिव, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 नेगेटिव यूज्ड, जो यूज़ वाले होंगे, ठीक है, यूज़ वाले, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cu2S प्लस, एक तो इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एक ये रिएक्ट कर रहा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CuS, इन दोनों के साथ फर्स्ट रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है, जो मैंने लिखा हुआ है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो रिएक्शन लिखी है, Cu2S CuS के साथ MnO4 नेगेटिव का रिएक्शन होता है, ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, इनके ये एन फैक्टर है, ठीक है। तो MnO4 नेगेटिव यूज्ड होगा इसके साथ, ठीक। चलिए, अब लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो हमने स्टार्टिंग में लिया हुआ है वो सारा यूज़ नहीं हुआ। हमें कैसे पता चला सारा यूज़ नहीं हुआ, कैसे पता चला, इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, लैंग्वेज लिखा हुआ है द एक्सेस ऑफ MnO4 नेगेटिव, यानी कि जो बचा हुआ MnO4 नेगेटिव है, इसका मतलब है कि रिएक्शन में सारा यूज़ नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि अब एक इक्वेशन और बनेगी इसके लिए, जो ऊपर इक्वेशन लिखी है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 नेगेटिव remaining equal to number of ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe2 पॉजिटिव, जिसके साथ ये रिएक्ट करता है, ठीक है, ये हो गया इसके साथ। अब दो इक्वेशन हो गई, एक और बनेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 नेगेटिव टोटल या इनिशियली टेकन, जो स्टार्टिंग में लिया था या जो टोटल है, किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 नेगेटिव यूज्ड प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 नेगेटिव रिमेनिंग। ऑब्वियसली जो आपने लिया हुआ है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक जो रिएक्शन 1 में यूज़ हो जाएगा और एक जो उससे बच जाएगा या रिएक्शन 2 में यूज़ होगा। बात देखिए दो है, MnO4 नेगेटिव आपने जो लिया वो दो रिएक्शन में यूज़ हुआ, एक फर्स्ट और एक सेकंड, या तो ऐसा लिखो यूज्ड इन फर्स्ट रिएक्शन और यहाँ लिखो यूज्ड इन सेकंड रिएक्शन,
रिमेनिंग नहीं लिखना चाहते हो तो यूज्ड इन सेकंड रिएक्शन, यहाँ लिखेंगे यूज्ड इन फर्स्ट रिएक्शन प्लस यूज्ड इन सेकंड रिएक्शन, दोनों का टोटल जितना लिया था उसी का, बिकॉज मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना वो खत्म होगा ना बचा हुआ है दो रिएक्शन के बाद, एक रिएक्शन के बाद तो बचा हुआ था, दोनों के बाद नहीं बचा हुआ है, तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। तो जैसा आप लिखना चाहो, आप रिमेनिंग लिखना चाहो रिमेनिंग लिखो, एक्सेस लिखना चाहो एक्सेस लिखो, अगर आप रिमेनिंग नहीं लिखना चाहते हैं एक्सेस लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, यूज्ड इन इक्वेशन 1 यूज्ड इन इक्वेशन 2 और यूज्ड इन इक्वेशन 1 प्लस यूज्ड इन इक्वेशन 2, जैसे भी, ठीक है। चलिए तो अब हम वैल्यू सॉल्व करते हैं। इनिशियली हमारे पास कितना है, इनिशियल हमारे पास टोटल जो दिया हुआ है वो है 200 किसकी, और क्योंकि मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम उसी की टर्म्स में लेंगे तो, और एन फैक्टर क्या है 5 ही है, एन फैक्टर इसका तो 5 ही रहना है, 200 इंटू 5 इंटू 10⁻³ और 0.75, ये मोलैरिटी है, ये एन फैक्टर है, ये वॉल्यूम है, इतना हमने इनिशियली लिया हुआ था। अब पहली इक्वेशन में कितना यूज़ हुआ हमें नहीं पता, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 यूज्ड इन इक्वेशन 1, ये अननोन है, प्लस लेकिन ये पता है हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट MnO4 रिमेनिंग या यूज्ड इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में कितना यूज़ हुआ, देखो ये लिखा हुआ है 175 ml, 175 इंटू 10⁻³ एन फैक्टर 1 और मोलैरिटी 1 ही मोलैरिटी, 1 मोलैरिटी, 1 एन फैक्टर 1 मोलैरिटी, यानी कि ये है 175 इंटू 10⁻³, ठीक है, इतना है। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं कि कितना होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 नेगेटिव यूज्ड इन इक्वेशन 1 इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस, तो ये देख लेते हैं कितना होगा, 200 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1000 और ये कैंसिल, यानी कि 0.75, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 175 इंटू 10⁻³ यानी कि 0.75 माइनस 0.175, ठीक। तो इसमें डिफरेंस ले लेते हैं कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा कितना 14 7, ठीक है, और ये बचा 6 और 1 575, ठीक है। तो 575 में 175 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 750 हो जाएगा, यानी इतने ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास के MnO4 नेगेटिव के यूज़ हुए। और ये यूज्ड इक्विवेलेंट किसके बराबर है, देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ यूज्ड इन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1, मैं इसे 2 लिख देता हूँ और पीछे वाली इक्वेशन को क्या करता हूँ, मैं इसे 1 लिख देता हूँ, इसे इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए तो ये इक्वेशन 1 में यूज़ हुआ है, इक्वेशन 1 में यूज्ड किसके इक्वल है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cu2S प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CuS, ठीक है। चलो इसके इक्वल है तो लिख देते हैं 0.575 इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर प्लस नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। मान लेते हैं कि इसका वेट A ग्राम है, Cu2S का वेट किसका सोल्व करना है, हमें CuS का सोल्व करना है, तो इस CuS को सोल्व करना है तो इसका A ग्राम ले लेते हैं। अगर ये A ग्राम होगा तो Cu2S कितना हो जाएगा, 10 माइनस A, तो ये हो जाएगा 10 माइनस A ग्राम अपॉन, अब इसका मोलर मास मैं लिख देता हूँ, मोलर मास ऑफ Cu2S, आप सॉल्व कर लेना मोलर मास इसका, प्लस अब ये कितना होगा, अच्छा सॉरी, इंटू एन फैक्टर Cu2S का एन फैक्टर कितना था, देखिए Cu2S का एन फैक्टर 8, तो इसका एन फैक्टर 8 है, मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक, प्लस अब इसके नंबर ऑफ मोल्स, इसका वेट कितना लिया हमने, एज्यूम किया A ग्राम, ठीक है, A ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ CuS इंटू, अब इसका एन फैक्टर कितना था, देखिए अभी सोल्व किया था हमने 6, तो इसका एन फैक्टर 6 है, एन फैक्टर 6, ठीक है। तो ये वैल्यू इक्वल टू किसका है, 0.575 है, ठीक। और मोलर मास सॉल्व कर लेंगे, कॉपर कितना होता है, कॉपर होता है 63.5 और सल्फ़र होता है 32, ठीक है। तो मैं वैल्यू लिख देता हूँ, बाकी आप अपने आप सॉल्व कर लेना इससे आगे का, क्योंकि एक इक्वेशन है, एक ही अननोन है,
तो मोलर मास Cu2S कितना हो जाएगा, 2 कॉपर हो गए तो 6 दूनी 12, 126, 127, ठीक है, और 32, 9, 159, ठीक है, और प्लस 6A अपॉन Cus कितना होगा, ये तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा 0.5 और 3 2 5 और 6 3 9, 95.5, ठीक है। डेसिमल हटाना चाहो तो हटा लो, अदरवाइज ऐसे यूज़ करना पड़ता है, 63.5 होता है इसका, ठीक है। तो अब यहाँ से एक इक्वेशन है और एक ही अननोन है, ए को फाइंड आउट कर लीजिए और सॉल्व क्या करना था, परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज, तो मैं फाइनल लिख देता हूँ, ठीक है, परसेंटेज ऑफ Cus इन मिक्सचर किसके इक्वल होगा, ए वेट अपॉन 10 ग्राम इंटू 100, ठीक है। जो भी ए वेट आएगा यहाँ से ए को सॉल्व करना है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, ए इज़ द वेट ऑफ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ए इक्वल टू वेट ऑफ Cus इन मिक्सचर लेट। हमने एज्यूम कर लिया है कि ए क्या है, वेट ऑफ Cus इन मिक्सचर है, ठीक है, वो हमने एज्यूम कर लिया। और ए को सॉल्व करने के बाद, ठीक, यहाँ से सॉल्व करना है और फिर यहाँ पर पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद एक और न्यूमेरिकल है, ये भी उसी का ही है, बैक टाइट्रेशन का है, ये भी बैक टाइट्रेशन ही है, ठीक। और आप इसे नंबर ऑफ मोल से भी सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स में वही है, आपको इक्वेशन बैलेंस करना होगा। इक्वेशन बैलेंस करने में क्या करता है, टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा। ये अभी जो एक पेज पर आया, ये 2-3 पेज पर क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है, लेकिन सॉल्व कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स के बेस पर भी। आप एक एक करके नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, आंसर ऐसे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 यूज्ड इन वन इक्वेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 यूज्ड इन सेकंड इक्वेशन, और इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, दोनों का डिफरेंस। इसी तरह से नंबर ऑफ, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट हटते जाएंगे और ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या आता जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आता जाएगा, ठीक है। लेकिन वही है, बैलेंस इक्वेशन फिर आपको लिखना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि आप एन फैक्टर से, क्योंकि रिजल्ट तो वही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 ग्राम ऑफ चॉक, ये मैं लिख देता हूँ, वैसे लिखा नहीं है, इम्प्योर सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये इम्प्योर सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वाज ट्रीटेड विद 10 ml ऑफ 4NHCl, इसे 10 ml और 4NHCl में डिजोल्व कर दिया है, इम्प्योर कैल्शियम का। और इम्प्योरिटीज़ डू नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, ये आपको बताया हुआ है, इम्प्योरिटीज़ रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती हैं। द चॉक वाज डिजोल्व, द चॉक, sorry, the chalk was dissolved and the solution was made to 100 ml। तो जब वो 10 ml में डिजोल्व, उसके बाद पानी उसमें ऐड करके वाटर ऐड करेंगे और सॉल्यूशन को क्या बना लेंगे, 100 ml। वाटर ऐड करने से क्या होगा, मोलैरिटी में चेंज आ जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स रिमेन सेम, नंबर ऑफ मोल्स वही है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रिमेन सेम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 10 ml में और 100 ml में सेम रहेंगे, चेंज नहीं होगा, लेकिन 25 ml में चेंज हो जाएंगे। अब कहता है 25 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन required 18.75 ml of 0.2 NaOH, यानी HCl बच गया। समझ रहे हो, ये भी बैक टाइट्रेशन ही है, यानी कि हमने चौक जो लिया था, कैल्शियम कार्बोनेट जो लिया हुआ था, उसका हमें पता नहीं था, हमने जितना हो सकता था मैक्सिमम 1.5 ग्राम जो हो सकता था मैक्सिमम, उसके अकॉर्डिंग 10 ml 4N ऐड कर दिया, लेकिन वो 1.5 तो था नहीं, वो तो उससे कम था, तो इसका मतलब हमारा कुछ HCl बच गया। अब HCl कितना बचा ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए क्या किया, उसका 100 ml बनाया, पहले डाइल्यूट कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसमें उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन लिया, 25 ml लिया, और क्या किया, उसे इतने NaOH के साथ उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। रिक्वायर्ड NaOH सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन
लाइजेशन। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ CaCO3 इन चॉक। ठीक है, उस चॉक में आपको कैल्शियम कार्बोनेट की परसेंटेज प्योरिटी सोल्व करना है। ठीक है, क्लियर? तो ये कंडीशन है इसमें। मैं फिर बता रहा हूँ, ये बैक टाइट्रेशन है। NaCl मतलब जितना HCl हमने ऐड किया था वो सारा कंज्यूम नहीं हुआ, उसमें से कुछ बच गया। पता क्या चला कि वो बच गया, उसमें लिखा हुआ है कि अगर उसमें HCl नहीं होता, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता, इम्प्योरिटीज़ रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती, पहले ही बताया हुआ है। इम्प्योरिटीज़ तो रिएक्ट ही नहीं करेंगी, और कैल्शियम कार्बोनेट कैन नॉट रिएक्ट विद NaOH, ये इसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, इसका इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। इसका मतलब है कि रिएक्शन कौन करेगा? HCl बचा हुआ HCl ही रिएक्शन करेगा। ठीक, और वैसे भी कैल्शियम कार्बोनेट बचा नहीं होगा। क्यों नहीं बचा कैल्शियम कार्बोनेट? कैल्शियम कार्बोनेट इसलिए नहीं बचा होगा क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड बना चुका है, और कैल्शियम क्लोराइड NaOH के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह से है कंडीशन। ठीक है, तो HCl जो बच जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, पहले मैंने कहा ना, ये स्टार्टिंग से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन नहीं होते, ये बैक साइड से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन होते हैं। बैक साइड मतलब लास्ट वाली लाइन को छोड़ देते हैं। इससे पहले ये कहता है कि NaOH इतना रिक्वायर्ड है, इतना NaOH किसके लिए? 25 ml सॉल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसका मतलब है कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट 25 ml में होंगे, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। रिएक्शन लिखने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक, अगर लिखना चाहें तो फिर भी लिख सकते हैं। ठीक, जैसे ये होगा कैल्शियम कार्बोनेट इम्प्योर प्लस HCl कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, CaCl2 बना और H2CO3 बनेगा। ठीक है, या हम इसे कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ठीक, चलिए, ठीक है, ये बन गया। और अब जो HCl बच जाएगा, जो भी रिमेनिंग रहेगा HCl उसमें सॉल्यूशन में, ठीक, वो क्या होगा? रिमेनिंग HCl रिमेनिंग NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रिमेनिंग और ये यूज्ड, ये फिर वही आ गया, यूज्ड इन फर्स्ट इक्वेशन, यूज्ड इन सेकंड इक्वेशन, या यूज्ड इन फर्स्ट इक्वेशन और रिमेनिंग, जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl रिमेनिंग प्रेजेंट इन 25 ml। क्यों 25 ml? क्यों? बिकॉज ओनली 25 ml अंडरगोज इन टाइट्रेशन। केवल 25 लिखा हुआ है ना, 25 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड इक्वल टू, जितना रिएक्ट करेगा उतने को ही तो सॉल्व कर सकते हैं हम। जो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो जो रिएक्ट कर रहा है 25 है, उसी को सॉल्व कर रहे हैं। इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। ठीक है, या रिमेनिंग की जगह हम यूज्ड इन सेकंड इक्वेशन भी लिख सकते हैं। इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं? 18.75 इंटू 10, क्यों? वॉल्यूम इन लीटर इंटू नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ग्राम इक्विवेलेंट होता है, इक्वल टू N इंटू V। ठीक है, बार बार नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये हो गया, इतने हैं 25 में। अगर 25 में इतने प्रेजेंट है, देयरफॉर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl रिमेनिंग प्रेजेंट इन 100 ml। 25 में अगर इतने हैं तो 100 में कितने होंगे? 4 टाइम्स इंटू 18.75 10⁻⁴। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है? जैसे सिंपल है, 25 में इतना है तो 1 में कितना होगा, और 100 में कितना होगा, तो 100 डिवाइड बाय 25। सिंपल है, यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। और मैं बता रहा हूँ कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपको पहले ही बताया था। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में मोलरिटी वाले कंसेप्ट में लिखा हुआ है, एक बार देख लेना। ठीक है, जब एक लार्ज सॉल्यूशन से स्मॉल सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की क्वांटिटी उतने ही टाइम्स, यानी 100 ml से 10 ml लेंगे तो 1/10 हो जाएगी। तो 10 ml में जितने हैं 100 ml में उससे क्या होंगे? 10 टाइम्स ज़्यादा। तो ये 25 में जितने होंगे 100 में उससे क्या होंगे? 4 टाइम्स ज़्यादा, क्योंकि ये वॉल्यूम 4 टाइम है।
तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी 4 टाइम्स होंगे। तो इतने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास क्या है, बचे हुए हैं। ठीक है, तो अब लिख देते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl यूज्ड इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, ये इक्वेशन 2 लिख देता हूँ। इक्वेशन 1 इक्वल टू क्या होगा, ना डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इनिशियल, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl रिमेनिंग। ठीक है, जितना भी रिमेनिंग था। ठीक, चलिए, तो ये इनिशियली कितना गिवन है, इनिशियली गिवन है 10 ml, 10 इंटू 10⁻³ इंटू 4 माइनस, और ये कितना है 4 इंटू 0.2 18.75 इंटू ये हो जाएगा 40 इंटू 10⁻³ और ये हो गया कितना ये हो जाएगा पावर 4। ठीक है, और ये हो गया 8। ठीक, 8 इंटू 18.75 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, और चलो सॉल्व कर लेते हैं। आठ पंजे 40, ठीक है, 60 और 6 70 और 15 150 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, और इसे लिख देते हैं 1.5। ठीक है, कितनी, नहीं 15 40 इंटू 10⁻³ माइनस 15 इंटू 10⁻³ और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 25 इंटू 10⁻³ तो 25 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है जो यूज्ड हुए, और ये यूज्ड किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl यूज्ड इन इक्वेशन 1 इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये है 25 इंटू 10⁻³ और नंबर ऑफ मोल्स इंटू n फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स यानी वेट अननोन है, कैल्शियम कार्बोनेट 100 है। ठीक है, वेट W मान लिया हमने उसका, और n फैक्टर कितना है, कैल्शियम कार्बोनेट का n फैक्टर कितना चार्ज बताया था, 2 चार्ज, जितना चार्ज होता है वो ही उसका n फैक्टर, सॉल्ट के केस में आपको ये बताया था, तो इसका n फैक्टर 2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या सॉल्व कर लेते हैं, W सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर W कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻100/2, तो ये हो गया 100 कैंसिल आउट, पावर 2.5 और 1.25 ग्राम, यानी हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट 1.25 ग्राम है, 1.25 ग्राम। तो परसेंटेज प्योरिटी अब यानी सबसे लास्ट वाली लाइन अब यूज़ होगी। ठीक है, तो धीरे धीरे सेकंड लास्ट लाइन से स्टार्ट करके हमने सॉल्व किया। तो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इंटू 100 अपॉन टोटल वेट ऑफ सैंपल, तो 1.25 इंटू 100 अपॉन 1.5। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए यहाँ से जितना भी वैल्यू आती है। ठीक है, पंद्रह 80% के आसपास कुछ वैल्यू आ जाएगी, वो देख लेना कितनी वैल्यू आती है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से कोई भी टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, कोई भी है, उसे जैसा वो लैंग्वेज कहता है वैसा उसमें लिखते रहिए। ठीक है, और कंसेप्ट वो ध्यान रखना, डाइल्यूशन वाला या लार्जर वॉल्यूम से स्मॉलर वॉल्यूम वाला, और ग्राम इक्विवेलेंट से करेंगे तो आपके लिए ईजियर रहेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से सॉल्व करना। क्यों, क्योंकि उसमें सीधा सीधा ग्राम इक्विवेलेंट लिख लेते हैं और जिसकी रिक्वायरमेंट है उस ग्राम इक्विवेलेंट को उसके इक्वल लिख देते हैं। इसमें ना हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी पड़ती है,
ठीक है ना, हमें कुछ उसके बारे में ज़्यादा कुछ सोच, मोल से भी करेंगे तब भी ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वही है अभी ये 1 पेज में सॉल्व किया हमने, फिर ये 2 पेज में आएगा नंबर ऑफ मोल से सॉल्व करने पर, क्यों? क्योंकि उसके लिए अलग अलग इक्वेशन बनेगी, फिर बैलेंस करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, हो सकता है आप इक्वेशन गलत लिख दें, ठीक है, तो ये हो सकता, तो आप एक बार देख लेना, ठीक है, क्या आंसर है इसका, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा बता सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए और मुझे सेंड करिए, हम उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके, गुड डे।